हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि हमने ऑलरेडी अपने सारे सिलेबस से रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे जीके के, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसके पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, साथ ही साथ आई बटन पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो अब जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 6 दिन ही आपके पास यहाँ पे एग्जाम में बचे हैं, तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। हर दिन एक प्रैक्टिस सेट का आपके पास यहाँ पे वीडियो आएगा। अब आपका काम ये होता है, सिंपल आपका यहाँ पे ये होने वाला है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और यहाँ पे अपना आंसर आप कमेंट करोगे। ठीक है, या फिर आप एक साथ में पेन और पेपर लेके बैठना और खुद से यहाँ पे सॉल्व करते रहना। और बाद में आप यहाँ पे जितने भी आपके सही हो रहे हैं वो तो आपके लिए सही है, पर जो आपके यहाँ पे गलत हो रहे हैं उनको आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अच्छे से एकदम करके जाना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पे आप समझ सकते हो कि थोड़े वीक है, जिसमें आपको यहाँ पे नंबर आप यहाँ पे गेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर भी आपको यहाँ पे फोकस करने को ईजी रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ आप इसको ये तरीके से भी सोच सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक से जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सीडीएस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो होने वाला है। इसके बाद 5 और वीडियो आएंगे और एग्जाम से पहले हम यहाँ पे पूरे 6 के 6 पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रैक्टिस भी मिल रही है, साथ ही साथ आपको ना यहाँ पे बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे उससे पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। और अगर आप यहाँ पे जितना अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप डाउट भी आप कमेंट में कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रह आते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और यहाँ पे खुद से पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। बाकी तो मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे बाद में पता भी चल जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि अलॉय के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ओर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ओर्स भी आपको यहाँ पे करके जाने, अलॉयज भी आपको यहाँ पे करके जाने, बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जर्मन सिल्वर जो आपका अलॉय है वो यहाँ पे बेसिकली किस किस से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कॉपर जिंक एंड निकल से बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपर बेसिकली यहाँ पे कितना होता है, कॉपर होता है यहाँ पे आपका 60%, ठीक, जिंक आपका होता है यहाँ पे 20% और निकल भी आपका होता है यहाँ पे 20%। ठीक, अभी आप हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये आपका यूज़ होता है यूटेंसिल्स बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यूटेंसिल्स बनाने में आपका बेसिकली जर्मन सिल्वर आप यहाँ पे यूज़ करते हो। ठीक, अब हम देखो यहाँ पे मैं कुछ और भी बता दे रहा हूँ, वो भी साथ साथ देख लेते हैं। जैसे सोल्डर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पे किससे बनता है, यहाँ पे ये बनता है लेड से और टिन से। ठीक है, टिन का आपको यहाँ पे सिंबल पता होना चाहिए, टिन का आपका सिंबल क्या होता है, SN होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले टिन लिख रहा था, मैं यहाँ पे चलो सिंबल से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आपका यहाँ पे टिन है, SN, और ये है आपका यहाँ पे लेड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एल निको, तो यहाँ पे देखो नाम से आप यहाँ पे बता पाओगे, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, तो देखो स्टेनलेस स्टील में बेसिकली आपके यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास आयरन और निकल और क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे डुर एल्यूमिन। ठीक है, तो डुर एल्यूमिन बेसिकली आपका किस किस से बनता है, ये बनता है आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम से, कॉपर से और मैंगनीज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके ना जो आपका ये पर्टिकुलर आपका एलॉय है, ये यहाँ पे शिप्स और एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और देखो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला एलॉय है वो आपका है ब्रॉन्ज, जो आपका बनता है यहाँ पे कॉपर से और टिन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछने वाला आपका है यहाँ पे ब्रास। ठीक है, तो ये दो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये आपका बनता है जिंक से और साथ में कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक, तो आपको ब्रॉन्ज मैंने बता दिया, ब्रास हो गया, डुर एल्यूमिन हो गया, एल निको हो गया, स्टेनलेस स्टील बता दिया, सोल्डर बता दिया। ठीक है, जर्मन सिल्वर आपका यहाँ पे क्वेश्चन ही था। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेल मेटल भी अगर कोई पूछ लेता है ना, तो बेल मेटल भी आपका यहाँ पे कॉपर और टिन से ही बनता है, मतलब यहाँ पे वो क्या होता है, ब्रॉन्ज ही आप उसको मान सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे कॉपर और टिन से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ब्रॉन्ज में ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेल मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना, अगर बेल मेटल आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे ये भी आपका किससे बनता है, कॉपर और टिन से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, इसका आंसर हमारे पास कॉपर, जिंक और निकल से बनता है हमारा जर्मन सिल्वर। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच मेटल इज लेस रिएक्टिव
देन हाइड्रोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा मेटल आपको जो दे रखा है इनमें से आपका यहाँ पे लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो इसको। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज इसको स्टार मार्क कर लो, सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है केमिस्ट्री का। क्योंकि आपसे यहाँ पे या तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप तभी कर पाओगे जब आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर या रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ वैसे तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे सोडियम, फिर आता है यहाँ पे लिथियम। ठीक है, फिर बेरियम, फिर स्क्रॉन्शियम, फिर आता आता है यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद आपका यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद मैं यहाँ पे ऊपर से लिख रहा हूँ वापस। ठीक, मैग्नीशियम के बाद आ गया एल्यूमिनियम, फिर मैंगनीज, फिर जिंक, फिर आ गया आपके पास यहाँ पे क्रोमियम, फिर आता है आपके पास आयरन। ठीक है, फिर आता है आपके पास कैडियम, फिर कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के बाद वापस मैं यहाँ पे ऊपर से लिख रहा हूँ, वो आता है आपका यहाँ पास निकल, और निकल के बाद आपके पास आता है यहाँ पे टिन, फिर लेड। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे प्लेस्ड किया है ना इन्होंने, वो यहाँ पे यही प्लेस मतलब यही सिंबल है यहाँ पे कि ये कंपेयर कर रहे हैं रिएक्टिव और अनरिएक्टिव मेटल्स को। ठीक है, तो अब इससे नीचे जो भी आपके यहाँ पे आएगा वो सब आपके क्या होंगे, वो लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे यहाँ पे तो ये सब क्या आपके हाईली रिएक्टिव है, और यहाँ पे बीच में इन्होंने हाइड्रोजन डाल दिया। अब हाइड्रोजन के नीचे जो भी आपके पास मेटल आ रहे हैं ना, वो सब आपके यहाँ पे क्या होने वाले हैं, वो सब आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होंगे। ठीक है, और याद रखना कि हाइड्रोजन आपका कोई मेटल नहीं है, ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं आपको अगली जो हमारे सीरीज में है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या आपका एक टाइप का नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना, तो यही अकेला एक नॉन मेटल है जो यहाँ पे सीरीज में यूज हुआ है ताकि हम यहाँ पे इजीली कंपेयर कर पाए। ठीक है, कंपेरिजन में यहाँ पे इजी हो हमारे लिए। अब देखो अगला यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है आपके पास, तो वो आता है यहाँ पे आपके पास एंटीमनी। ठीक है, तो एंटीमनी का होता है एस बी। ठीक है, तो यहाँ पे टिन का एस एन होता है और एंटीमनी का एस बी होता है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर आता है आपके पास यहाँ पे बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद आता है यहाँ पे आपके पास कॉपर, फिर आता है यहाँ पे पास मरकरी, और फिर आता है यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, लास्ट में होता है आपका यहाँ पे प्लेटिनम। तो अब देखो जो हाईली अनरिएक्टिव है वो ये वाली सीरीज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपका यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम से लेके आप यहाँ तक आ रहे हो लेड तक, तो यहाँ पे तो हो गए ये रिएक्टिव वाले। ठीक है, उसके बाद आपने हाइड्रोजन डाल दिया बीच में कंपेयर करने के लिए, उसके बाद जो आपके आ रहे हैं वो सब क्या आपके पास अनरिएक्टिव है। तो यहाँ से एंटीमनी से बिस्मिथ हो गया, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है और इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है ताकि आपको ईजी हो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर पोटेशियम है, मतलब हाईली रिएक्टिव है आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दो दे देता, जैसे यहाँ पे बेरियम दे देता और मैं सोडियम दे देता, और मैं आपसे पूछता कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए था वहाँ पे सोडियम। ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि हमारी सीरीज आप बोल सकते हो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखो, आप कंपेयर करके देख लो कि कौन सा मेटल आपका रेस रिएक्टिव है जो यहाँ पे हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो देखो कॉपर आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का है आपका, मैग्नीशियम यहाँ पे ये रहा। ठीक है, बेरियम आपका यहाँ पे ये है, और लेड आपका यहाँ पे अपना हाइड्रोजन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के ऊपर ही आपके बाकी तीन आते हैं, और कॉपर आपका यहाँ पे नीचे आता है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, कॉपर होने वाला है। इसको स्टार मार्क कर लो, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे करेक्टली मैच आपका यहाँ पे है, वो आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। तो देखो लैक्टिक एसिड आपका टोमेटो में नहीं होता, वो किस में होता है, यहाँ पे कर्ड में होता है, मतलब यहाँ पे दही में होता है। तो ये भी आपका गलत है और ये भी आपका बेसिकली गलत हो गया। फिर देखो यहाँ पे सिट्रिक एसिड आपका यहाँ पे किस में होता है, ये ऑरेंज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ऑक्जेलिक एसिड आपका होता है यहाँ पे टोमेटो में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाइस वर्सा आपका यहाँ पे कनेक्ट है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड आपका था यहाँ पे सोर में, यहाँ पे कर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होने वाला है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, थर्ड गलत है। तो यहाँ पे टार्टेरिक एसिड जो आपका यहाँ पे टर्मरिन में मिलता है। ठीक है, जो हल्दी होती है उसमें मिलता है। अब देखो ये तो आपको यहाँ पे याद ही रखने हैं, इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी आपको याद रखनी है जो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैसे तो मैं बता चुका हूँ PYQ सीरीज़ में, पर आपको मैं वापस से यहाँ पे याद दिला दे रहा हूँ। तो जैसे अगर आपसे यहाँ पे विनेगर का पूछता है, तो विनेगर में आपको मिलता है एसिटिक एसिड। ठीक है,
तो एसिटिक एसिड आपको मिलता है यहाँ पे विनेगर में। ठीक, अगर आप देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे जैसे एंड स्टिंग पूछ लेता है, या फिर कभी आपसे पूछा गया यहाँ पे नेटल लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इन सब में आपको यहाँ पे मिलता है मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इन सब में आपको मिलता है मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, फिर देखो टोमेटो में और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोमेटो आपका होता है ऑक्जेलिक, ऑरेंज में आपका होता है सिट्रिक, लेमन में भी आपका क्या होता है, लेमन में भी आपका होता है यहाँ पे सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो खट्टी चीज़ें आ रही हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कर्ड में आपका यहाँ पे लैक्टिक आता है, तो देखो कर्ड भी आपका थोड़ा खट्टा ही माना जाता है, तो उसमें आपको यहाँ पे लैक्टिक मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। और टर्मरिन में हमारा क्या मिलता है, टार्टेरिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, कि ऑक्जेलिक एसिड जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, ये ज़्यादातर आपको यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो आप यहाँ पे देखते हो उन सब में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको बस अगर इतना भी पता है तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका यहाँ पे एंड स्टिंग, निटल लीव्स है और ऑक्जेलिक एसिड के अराउंड यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका टार्टेरिक एसिड है। और आपको यहाँ पे ये टॉपिक अच्छे से भी करके जाना है, ये आप डायरेक्टली समझ लो, यहाँ पे स्टैटिक जीके पूछ रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड आपको मिलता है, ये आपका एक टाइप का स्टैटिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 6 kg ऑन अर्थ, इफ मेजर्ड ऑन मून इट्स मास वुड बी। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको जो याद रखनी है कि यहाँ पे मास की बात हो रही है, ठीक है, ना कि वेट की। ठीक है, अब देखो वेट और मास आपके यहाँ पे बेसिकली दोनों डिफरेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो जो आपका यहाँ पे वेट होता है ना, वेट बेसिकली आपका यहाँ पे डिपेंड होता है स्मॉल जी पे। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू अगर देखो आप मून पे अगर हम बात करते हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/6 होती है हमारे अर्थ से। ठीक है, अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसी की 1/6 होती है। वहीं पे अगर हम सन पे देखते हैं तो सन की हमारे से 27 टाइम्स होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 27 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी यहाँ पे सन पे। ठीक है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वेट में, पर आपको यहाँ पे मास में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मास पे आपका कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स का या फिर आप बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड का, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वेट अर्थ पे था, मतलब जो आपका मास सॉरी आपका अर्थ पे था, वही आपका यहाँ पे रहने वाला है मून पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम वेट सेम आपका यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये वेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना, ये सब क्या आपके यहाँ पे मास होगा। ठीक है, सेम मास, डबल मास, ये सब है। तो यहाँ पे याद रख लेना कि ये सब क्या आपके यहाँ पे मास है। तो यहाँ पे हम मास से रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास के रिस्पेक्ट में आपका जो कोई भी आपका मास हो, ठीक है, कोई भी प्लेनेट पे हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा सेम रहने वाला है। अगर हम वेट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वेट के रिस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे वेट जो है वो यहाँ पे चेंज होता था, जैसे जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स या फिर आप बोलो स्टार्स पे जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे चेंज होता हुआ हमें नजर आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि 1/6 आपको यहाँ पे होता है यहाँ पे मून पे, ठीक, 27 टाइम्स आपका हो जाता है यहाँ पे सन पे। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और देखो यहाँ पे जो मास होता है ना, मास बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमाउंट ऑफ मैटर से हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम मेजर करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर की वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इसका यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। ठीक है, पर वहीं पे वेट को अगर हम देखते हैं तो वेट का रिलेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, तो इसलिए हमें यहाँ पे वेट चेंज करता हुआ हमें दिखता है। वहीं पे मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मास आपका हमेशा सेम रहेगा, वेट में आपका यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सारे यहाँ पे मास है। ठीक है, यहाँ पे वेट लिख दिया है, पर यहाँ पे ये मास है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि सेम मास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे कैसा है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे बेसिकली पूछा जो गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कलर हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे सबका सही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कलर का हाईएस्ट आपका वेवलेंथ होता है, वो आपका होता है यहाँ पे रेड कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेड का हाईएस्ट होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैक्स लिख दे रहा हूँ। और आपका जो वायलेट होता है, ठीक है, वायलेट का आपका यहाँ पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे कि विबग्योर में आपका यहाँ पे क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जब रेड का ज़्यादा है उसके बाद ऑरेंज का होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा, सबसे कम फिर आपका यहाँ पे वायलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारा इस तरीके से चलता है। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में रेड का क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम होता।
ठीक है, वहीं पे आपका वायलेट होता है यहाँ पे मैक्सिमम, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैम्डा की, मतलब वेवलेंथ की। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है। और देखो यहाँ पे एक और, चलो मैं बता दे रहा हूँ, तो क्रिटिकल एंगल जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिकल एंगल भी आपका ज़्यादा होता है रेड का। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है, रेड का होता है। सबसे कम किसका होता है यहाँ पे, तो सबसे कम होता है आपका यहाँ पे वायलेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बेसिकली आपका जो IMF लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 सेंटीमीटर, और कहीं आपको देखने को मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको एज अ रेंज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन में आपको दिख जाए आप उसी को यहाँ पे मार्क कर देना। ठीक है, 2 या फिर 2.5। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। ये फैक्ट बेस्ड है, आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगली चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना, जो आपका यहाँ पे डिस्टिंक्ट विजन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जिसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस विजन। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस विजन जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और ये फिजिक्स से रिलेटेड है, और आपको पता है यहाँ पे ऑप्टिक्स का चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच बस यहाँ पे बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो देखो पहले में आपको यहाँ पे दे रखा है एक्ने, और यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे दे रखा है ये किसकी वजह से यहाँ पे कॉज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ये आपको डिजीज दे रखी है और किसकी वजह से ये कॉज होता है ये आपको यहाँ पे राइट साइड में दे रखा है। तो यहाँ पे एक्ने बेसिकली आपका कॉज होता है स्टेफाइलोकोकी से, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और ये आपका एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, तो आपसे यहाँ पे इनडायरेक्टली भी ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक्ने किससे यहाँ पे कॉज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है आपको प्रोटोजोया, बैक्टीरिया, वायरस ये सब दे दे। तो उस केस में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बैक्टीरिया से कॉज होता है, उसका नाम भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे पेप्टिक अल्कर। तो पेप्टिक अल्कर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे ये होता है बेसिकली हेलिकोबैक्टीरिया से। ठीक है, तो और ये आपका क्या होता है, ये भी आपका एक बैक्टीरिया का ही टाइप है, जो यहाँ पे नाम में भी वैसे तो दे रखा है, पर यहाँ पे मैं आपको तब भी यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे देखो स्लीपिंग सिकनेस भी आपका यहाँ पे ट्राइनोसोमा से ही होता है, और ट्राइनोसोमा आपका एक टाइप का प्रोटोजोया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा याद रखनी है। और इसके ऊपर देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस और काला अजहर। ठीक है, तो काला अजहर आपका यहाँ पे ये भी लेशमानिया से ही होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। और ये आपका होता है एक टाइप का प्रोटोजोया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मैंने ये भी बता दिया। यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन रखने का मतलब ही ये था कि आपको ये चीज़ पता चल पाए जो सबसे ज़्यादा जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर। तो वहाँ पे मैंने एक तरफ आपको डिजीज़ दे दी और एक तरफ आपको यहाँ पे किसकी वजह से वो कॉज हो रहा है वो बता दिया, और यहाँ पे वो चीज़ है क्या, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बेसिकली आप याद रख लेना यहाँ पे कि कॉमन कोल्ड आपका किससे होता है, वो आपका होता है यहाँ पे राइन से, जो कि एक टाइप का आपका यहाँ पे वायरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपसे पूछा गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। और बाकी तो आपको यहाँ पे जैसे पता ही होगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछता है कि एडीज से, ठीक है, एडीज ग्रेप्टी से यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आपको डेंगू भी इसी से ही होता है। ठीक, डेंगू के बाद आपका यहाँ पे जो चिकनगुनिया है, ठीक है, तो चिकनगुनिया भी किससे होता है, यहाँ पे इसी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको चिकनगुनिया भी इसी से ही होता है। और चिकनगुनिया के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर भी आपका यहाँ पे इसी से ही होता है। ठीक, और लास्ट आपका है यहाँ पे जीका वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे चारों चीज़ें किससे होती है, इसी पर्टिकुलर चीज़ से होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो मलेरिया आपको अगर हम देखते हैं तो ये आपका होता है एनोफिलीज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि मलेरिया किससे होता है, यहाँ पे एनोफिलीज से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो चारों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या थी, करेक्ट थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको ना 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको दे दिया होगा, उसके बाद कौन से यहाँ पे करेक्ट है आपको ये पूछा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे देखा होगा, CDS में ज़्यादा वैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस से आपके यहाँ पे कौन कौन सी डिजीज होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है मलेरिया।
तो देखो मलेरिया आपका यहाँ पे किससे होता है, ये आपका होता है प्रोटोजोया से, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ये किससे होता है, आपका प्रोटोजोया से होता है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे एनोफिलीज है। बेसिकली ये आपका होता है वैसे मॉस्किटो से, पर मॉस्किटो के अंदर आपका यहाँ पे होता है प्रोटोजोया होता है, और उसी की वजह से जब वो आपको काटते तो आपको यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो उसी की वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मलेरिया आपका यहाँ पे इनडायरेक्टली किससे हो रहा है, प्रोटोजोया से हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है पोलियो, पोलियो आपका यहाँ पे वायरस से ही होता है, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे ये तो। फिर टाइफॉइड आपको यहाँ पे दे रखा है, तो टाइफॉइड आपका होता है बैक्टीरिया से, ना कि वायरस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। तो आपका ना तो 1 है ना ही 3 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब एक एक कैंसिल कर लेते हो ना आप, तो यहाँ पे वापस यहाँ पे जब आप ऑप्शन में आओगे तो बहुत सारे ऑप्शन इनडायरेक्टली आपके हट जाएंगे। अब जैसे अगर आप 3 को देखो, तो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहीं पे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे गलती हुई है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में गलती क्या हुई है बेसिकली, कि यहाँ पे जो रेबीज़ है, रेबीज़ भी आपका यहाँ पे किससे होता है, वायरस से ही होता है, और आपका यहाँ पे चिकनगुनिया भी वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए था 2, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 2, 4 एंड 5 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है, और ये 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी आपके यहाँ पे क्योंकि 3 उसमें है, तो 3 आपका होता नहीं है, क्योंकि टाइफॉइड है, टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ पे इसलिए आंसर नहीं होने वाला है। और आंसर आपका होगा पोलियो, रेबीज और चिकनगुनिया, तीनों आपके यहाँ पे किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत था, तो वो मैंने अभी यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे बस आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं और भी कुछ आपको डिजीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो वायरस से होती है, तो वायरस से आपकी यहाँ पे होती है, पहले तो हम देख लेते हैं एड्स, ठीक है। तो एड्स भी आपके यहाँ पे वायरस से होती है। फिर अगर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स भी आपका यहाँ पे किससे होता है, वायरस से ही होता है। फिर हेपेटाइटिस आपका किससे होता है, यहाँ पे वायरस से ही होता है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस के बाद अगर हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये भी आपका किससे होता है, यहाँ पे वायरस से ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो चिकन पॉक्स आपने यहाँ पे सुन रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को होता भी है ये, तो ये भी आपका किससे होता है, यहाँ पे वायरस से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये पता होने चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, तो बैक्टीरिया से यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्ने होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक। फिर टेटनस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जो दे रखी है वो मैं आपको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टाइफॉइड भी आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा आपका यहाँ पे प्लेग होता है, ठीक। फिर यहाँ पे कोलेरा हो गया आपका। फिर कोलेरा की बात करते हैं, उसके बाद आपका होता है निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया भी आपका इसी से होता है, और भी आपके बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, पर आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे प्रोटोजोया। तो प्रोटोजोया से मलेरिया होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आपका यहाँ पे काला अजहर आपका इसी से ही होता है, ठीक है। फिर स्लीपिंग सिकनेस आपका यहाँ पे इसी से ही होता है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हमने बेसिकली देखी है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखनी है। तो काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस दोनों आपका यहाँ पे प्रोटोजोया से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, और इसका आंसर 2, 4 एंड 5 होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत था, तो यहाँ पे वो मैंने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर होगा इसका 2, 4 एंड 5, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे टिश्यू वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि विच टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल, ठीक है। कौन सा टिश्यू आपका यहाँ पे इनमें से स्किन एंड मसल के बीच में आपको यहाँ पे मिलता है। तो देखो जो टेंडेंस आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये बेसिकली आपको मिलते हैं बोन्स एंड मसल के बीच में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपको एरुलर दे रखा है, तो ये आपको बेसिकली मिलता है स्किन एंड मसल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका यहाँ पे आंसर है। तो 2 तो आपका यहाँ पे हो गया, जो हमें आंसर मिलना था वो हमें मिल गया। अब देखो एडिपोज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एडिपोज आपको यहाँ पे मिलता है स्किन के और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि इंटरनल ऑर्गन और यहाँ पे स्किन के बीच में आपको देखने को मिलता है एडिपोज टिश्यू, और यहाँ पे ये यूज़ होता है आपका फैट स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे स्टोर करता है ये फैट, ठीक है। तो फैट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा टिश्यू आपका यहाँ पे फैट को स्टोर करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे एडिपोज, ठीक है। और यहाँ पे देखो जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपके क्या है, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे बोन की अगर हम बात करते हैं, तो बोन हर एक को पता है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आपका होने वाला है, और ये आपका रिजिड होता है, तो यहाँ पे बोन इसका आंसर नहीं होने वाला है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे लिगामेंट के बारे में, ठीक है, तो लिगामेंट आपका बेसिकली कनेक्ट करता है दो बोन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करता है किसको, टू बोन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आपका टिश्यू ऐसा है जो यहाँ पे बोन्स को यहाँ पे कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होता है वहाँ पे लिगामेंट,
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो ईजी लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया एरुलर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर अभी तक आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर भी कर देना, दूसरों की भी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब अगले क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको जोन्स दे रखे हैं रेलवे के, ठीक है। और यहाँ पे उसके हेडक्वार्टर दे रखे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जोन्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे मैच करने की कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे इसके आंसर आप खुद ट्राई करो पहले तो यहाँ पे, वरना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे की, तो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये तो आपका एकदम करेक्ट है। फिर जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल की, ठीक है, तो सेंट्रल आपका यहाँ पे लखनऊ में नहीं है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा मुंबई में, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि सेंट्रल के ऊपर क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है यहाँ पे कि ये नॉर्थ में साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा या फिर सेंटर में देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है। तो वो आपको देखने को मिलता है प्रयागराज में, तो यहाँ पे थर्ड तो एकदम करेक्ट है। फिर फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सदर्न रेलवे आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो दे रखा है यहाँ पे थिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको यहाँ पे चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो 1 और 3 सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ और भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गोरखपुर, ठीक है। कौन सा मिलेगा आपको यहाँ पे, कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर, तो गोरखपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न आपको देखने को मिलेगा जयपुर में, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मान लो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट का, तो ईस्ट कोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भुवनेश्वर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो, जितने भी आपके यहाँ पे रेलवे जोन है ना, उनके हेडक्वार्टर तो ज़रूर आप कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आ रखा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे ये वापस पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये तो वैसे वैसे भी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पे ज्योग्राफी में देखोगे कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि साउथ ईस्टर्न का आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है हेडक्वार्टर, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कोलकाता में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सदर्न तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आपको मान लो वेस्टर्न पूछता है, तो वेस्टर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में आपके यहाँ पे दो हैं, एक है सेंट्रल और एक है यहाँ पे मुंबई में वेस्टर्न, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछता है यहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर कहाँ है आपका यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे एमपी में, ठीक। तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है साउथ ईस्टर्न के बारे में, सॉरी साउथ ईस्ट सेंट्रल के बारे में, ठीक है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल आपका मिलता है यहाँ पे बिलासपुर में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और बिलासपुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आपके ऐसे ही रेलवे जोन है और उसके हेडक्वार्टर है, तो आपको वो सब भी आपको यहाँ पे करके जाने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे यहाँ पे रेलवे जोन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर था 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 आपके यहाँ पे करेक्टली मैच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, ये टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको इतनी बार यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ चुका हूँ कि अब तक आपको यहाँ पे सारे नेशनल पार्क की लोकेशंस आपको यहाँ पे रट गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग पार्क फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे देखो, ये मैप बेस्ड टाइप क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से यहाँ पे ईस्ट की तरफ भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मैप बेस्ड तो अच्छे से करके जाना चाहिए। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें या वेटलैंड्स की बात करें, रामसर साइट्स की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बाउंड्रीज़ की, स्टेट कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, या फिर कौन सी स्टेट यहाँ पे कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे शेयर करती है कौन से कंट्री के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले मैप बेस्ड में। तो देखो, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होगा वैली ऑफ फ्लावर्स आपका कहाँ पे, यहाँ पे उत्तराखंड में। तो फोर्थ तो आपका यहाँ पे पहले आना चाहिए था, क्योंकि हम नॉर्थ से साउथ में लगा रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद आपको यहाँ पे देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड दे रखा है वो है आपका दुधवा, तो दुधवा आपको मिलता है यहाँ पे यूपी में। और उसका सेकंड जो आपका दे रखा है सरिस्का, ये आपको मिलता है यहाँ पे राजस्थान में, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको यहाँ पे इजीली पता चल गया कि ये आपके यहाँ तक आंसर आप करेक्ट कर रहे हो। अब आपको पहचानना है कि 1 पहले आएगा या फिर 5 पहले आएगा। तो देखो, तडोबा आपका पहले आता है, वो आपका पड़ता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, और इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, और ये सेकंड और 1 आपका यहाँ पे करेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सेकंड होने वाला है, क्योंकि तडोबा आपका पहले आता है और बांदीपुर आपका बाद में आता है, जो आपका पड़ता है यहाँ पे कर्नाटका में। ठीक, तो यहाँ पे अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं टेलीग्राम पे ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो हमने वहाँ पे मैप बेस्ड ही प्रैक्टिस ज़्यादा की है। तो इससे मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन को कर पाए होगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है सेकंड ऑप्शन, और आपको यहाँ पे मैप बेस्ड तो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ज्योग्राफी में आजकल यहाँ पे मैप बेस्ड पैटर्न बन चुका है ज्योग्राफी का, कि वैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैप बेस्ड प्लस स्टैटिक जीके का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इन एशिया। ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी यहाँ पे जो ऐसी स्टेट है वो यहाँ पे एशिया में नहीं है। तो देखो, आपको पाल्क स्टेट तो पता ही है, इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका के बीच में है। तो यहाँ पे ये तो आपका यहाँ पे आंसर होने नहीं वाला। ठीक है, जो यहाँ पे आपका मलक्का स्टेट है ये आपका पड़ता है यहाँ पे इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया, ये भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है। अब आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है 1 और 4 में, जितना यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपके फॉर्मोसा स्टेट है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ताइवान स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंट नेम बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फॉर्मोसा स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ताइवान स्टेट बोलते हैं। और ये आपका पड़ता है चाइना और ताइवान के बीच में। ठीक है, चाइना एंड ताइवान के बीच में आपको यहाँ पे ये स्टेट देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं बास स्टेट की, तो बास स्टेट बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे मेनलैंड है। ठीक है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे उनका जो आइलैंड है तास्मानिया। ठीक है, तो उसके बीच में आपको यहाँ पे ये स्टेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है आपका यहाँ पे कौन सा स्टेट एशिया में नहीं है, वो आपका यहाँ पे बास स्टेट जो आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इतने ईजिली यहाँ पे स्टैटिक जीके को मैप बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके ही आपसे पूछी जाती है यहाँ पे मैप बेस्ड में भी। अगर आप देखोगे, मैंने आपको नेशनल पार्क भी पूछे, तो वो आपको तभी पता होंगे अगर आपको यहाँ पे स्टैटिक पार्ट पता हो कि यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आपको स्टैटिक जीके अच्छे से आती है तो आप यहाँ पे इजीली मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मैप बेस्ड क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे मैप्स को आप यहाँ पे बार बार हर दिन आप यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे तो आप हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, अगला भी आपका यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बोल रखा है जो आपको यहाँ पे प्लेसेस दे रखी है बेसिकली, और आपको यहाँ पे इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आना चाहिए अलवर, क्योंकि अलवर आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ पे ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक, तो यहाँ पे 4 तो गलत हो जाएगा वैसे ही। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना चाहिए गोरखपुर, जो कि आपका पड़ता है यहाँ पे यूपी में। ठीक है, तो गोरखपुर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आना चाहिए। फिर आना चाहिए यहाँ पे आपका रांची। ठीक है, रांची आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट आना चाहिए, और भागलपुर आपका आना चाहिए यहाँ पे लास्ट पे, जो आपका पड़ता है यहाँ पे बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, अलवर, गोरखपुर, रांची, और फिर आपका यहाँ पे भागलपुर। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी क्या होती है, जिसका मेंशन आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली है। और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका मेंशन है आपका आर्टिकल 324 में। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट होने वाला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी का मेंशन आपको मिलेगा 315 में कि यहाँ पे यूपीएससी होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका भी मेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आपका यहाँ पे एक स्टेट पीसीएस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टेट पीएससी भी आपका बेसिकली होता है। ठीक, उसके बाद फाइनेंस कमीशन आपको देखने को मिलेगा 280 में। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और यहाँ पे यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब देखो, यहाँ पे जो आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपका एक टाइप का लीगल एडवाइजर होता है, पर चीफ लीगल एडवाइजर कौन होता है ये हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। वो आपका होता है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो आपका होता है इंडिया का, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपका कौन होता है, ये आपका होता है चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि एडवाइजर आपका कौन सा होता है, लीगल एडवाइजर बेसिकली चीफ का, तो वो आपका होता है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। वहीं पे अगर आपसे स्टेट पूछता है, तो स्टेट में आपका आ जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहीं पे जो आपका सॉलिसिटर जनरल है बेसिकली, ये आपका सब ऑर्डिनेट होता है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का। तो आपसे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है, कौन सी पोस्ट होती है उसकी, मतलब इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है पहले भी सीडीएस में। क्योंकि आप इसको समझोगे एक टाइप का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर ऐसी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, आप यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके अंदर आता है आपका यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, आपका चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अगर वहीं पे अगर स्टेट का पूछता है तो स्टेट का हो जाएगा यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल बेसिकली, ठीक। तो एडवोकेट जनरल यहाँ पे किसका होता है, वो स्टेट का होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो अच्छे से करके ही जानी है, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा भी यहाँ पे एनसीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, फिर जीएसटी काउंसिल हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 350 बी आर्टिकल होता है उसका। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैग हो गया आपके पास, ठीक है, आर्टिकल 148। तो ये आपको यहाँ पे इन सब के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये सब, ठीक। तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स भी पता चल रहे हैं कि आपको यहाँ पे अच्छे से क्या करके जाना है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या होता है, आपका चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और ये आपका आता है आर्टिकल 76 के अंदर, ठीक है। ये दो आपको यहाँ पे चीज़ पता होना चाहिए। और ये आपको कौन अपॉइंट करता है इसको, यहाँ पे अपॉइंट करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, कि यहाँ पे ये पक्की पोस्ट नहीं है, यहाँ पे कभी भी इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो कि इनको इजी तरीके से आपको यहाँ पे हटाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ना जो इसके आप यहाँ पे समझ लो फैक्ट्स हैं या फिर आपकी जो स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कि सबसे पहला तो है यहाँ पे कि ये हर एक कोर्ट की जो यहाँ पे जो आपका कोई भी प्रोसीडिंग हो रही होगी, ठीक है, कोर्ट में, तो हर एक कोर्ट में यहाँ पे ये जा सकते हैं, ठीक है, इनको अलाउ है। और वो सिर्फ कोर्ट आपके यहाँ पे इंडिया में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री का कोर्ट है और वहाँ पे इनको अलाउ हो रहा है, ठीक। अगर वो उस पर्टिकुलर कंट्री की यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे अगर वो अलाउ करती है तो अलग बात है। पर यहाँ पे बेसिक मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि यहाँ पे ये कोई भी कोर्ट हो, आपका हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर एक कोर्ट में ये बेसिकली आपके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर सेकंड चीज़ है यहाँ पे कि ये पार्लियामेंट की जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, चाहे लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, तो ये उसमें भी पार्ट ले सकते हैं और यहाँ पे ये बोल भी सकते हैं, यहाँ पे अपनी स्पीच भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपनी स्पीच भी बोल सकते हैं। पर यहाँ पे बस फ़र्क इतना है यहाँ पे कि ये वोट नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे ये वोट नहीं कर पाएंगे, पर ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आपको यहाँ पे जो याद रखना है कि ये जब तक अटॉर्नी जनरल हैं तब तक ये अपना कोई भी जो अब इनके प्राइवेट केसेस होंगे उसमें कोई भी क्रिमिनल केस ये नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये जो आपकी पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ईजी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बनते कैसे, क्या यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप या तो किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल के, तो आप यहाँ पे बन पाओगे। सेकंड आपका होता है यहाँ पे कि आप कोई भी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे होगे 10 साल के लिए, तो आप यहाँ पे बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बन पाओगे अटॉर्नी जनरल, या फिर अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है बेसिकली, या तो आप जज हो यहाँ पे 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट हो आप हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, ये 2 मेन कंडीशंस है। और तीसरी आपकी होती है ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज। तो यहाँ पे ये तो क्या करेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे दोनों आपके यहाँ पे हाउसेज में ये पार्ट ले सकते हैं, बस यहाँ पे वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड में आपसे बोल रहा है कि ही कैन हैंडल क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आंसर है कि जब यहाँ पे ये अटॉर्नी जनरल बन गए, ठीक है, मतलब कोई भी आपका इंसान जो अटॉर्नी जनरल है वो अपने प्राइवेट केसेस में ना आप क्रिमिनल केस नहीं ले सकता जब तक वो अटॉर्नी जनरल है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा यहाँ पे थर्ड में आपको दे रखा है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हाँ एकदम करेक्ट है यहाँ पे ये कि अपॉइंट होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू। फिर नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है करेक्ट है कि यहाँ पे बेसिकली इनका काम ही क्या है, यहाँ पे लीगल एडवाइजर है यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसी और को यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो करेक्ट आपका क्या होने वाला है, सेकंड ऑप्शन जो आपको गलत दे रखा है कि ही कैन हैंडल क्रिमिनल केसेस। तो ऐसा नहीं है, ये अपने प्राइवेट केसेस में क्रिमिनल केसेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। और ये आपकी एक टेम्पररी पोस्ट है, मतलब इसको ऐसे तरीके से भी सोच सकते हो, क्योंकि ये साथ साथ गवर्नमेंट केसेस के साथ साथ ये अपने केसेस को भी देखते हैं, ठीक है। तो अपने केसेस को जब ये देख रहे हैं तो उन केसेस में कोई भी क्रिमिनल केस ये नहीं ले सकते हैं।
ठीक, तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेशल ऑफिसर के बारे में, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ठीक, और इसका आर्टिकल क्या होता है, ये आपका आर्टिकल होता है 350 बी। ठीक, तो इससे रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे सेकंड तो एकदम करेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे आर्टिकल 350 भी रिप्रेजेंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और आपसे यहाँ पे क्या पूछिए, रॉन्ग पूछिए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि ही कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये आपका जो आपकी मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड, उसी के अंदर यहाँ पे ये आते हैं। और ये अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इनकी सैलरी या फिर टेन्योर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ कि यहाँ पे जो भी ये रिपोर्ट लाते हैं या फिर बनाते हैं, ये यहाँ पे ये देते हैं बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो कोई भी रिपोर्ट इन्होंने बनाई तो इनकी ये ड्यूटी थी कि यहाँ पे जो भी इन्होंने रिपोर्ट बनाई ये यहाँ पे देंगे अपने प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे उसको पढ़ेगा। ठीक है, या फिर उसके सामने मतलब पार्लियामेंट को बेसिकली देगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी यहाँ पे ये रिपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे, इनका काम है कि ये पार्लियामेंट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको जाके अपनी ये रिपोर्ट देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने उस रिपोर्ट को रखेगा। अगर उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ दिखती है तो यहाँ पे उसके ऊपर फिर यहाँ पे डिस्कशन होगा, और यहाँ पे प्रेसिडेंट उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे फॉलो क्यों नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे देखो इसका काम ही क्या है यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर का, कि जो आपकी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनकी भाषाएं जो है ना, उनको यहाँ पे बचा के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका काम है, और यही यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यही आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो गलत आपका यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका होने वाला है यहाँ पे हेडक्वार्टर यहाँ पे इनके न्यू दिल्ली में नहीं है। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्यों नहीं है, मतलब यहाँ पे किस में है यहाँ पे, तो ये आपके पड़ते हैं यहाँ पे इलाहाबाद में। ठीक है, यहाँ तो या तो इसको लिखो आप इलाहाबाद, या फिर आप इसको लिखो प्रयागराज। ठीक है, तो दोनों बात यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे यही है। ठीक, तो प्रयागराज में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। ठीक, आपसे यहाँ पे इलाहाबाद में भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, और प्रयागराज में भी बोला जाता है, तो दोनों एक ही जगह है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपकी हेडक्वार्टर पड़ते हैं यहाँ पे प्रयागराज में। ठीक, अब देखो यहाँ पे इनके ना 3 आपके असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, ये तो आपके हो गए चीफ हो गए। ठीक है, एक टाइप से। अब जो आपके 3 असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उनके ऑफिस आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बेलगांव में। ठीक, ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी ने अपना कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका बेलगांव कहाँ पे है, ये आपका है कर्नाटका में। फिर अगला आपको ऑफिस मिलेगा यहाँ पे चेन्नई में। ठीक है, ये आपका है तमिलनाडु में। फिर अगला आपको मिलेगा यहाँ पे कोलकाता में। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 आपके असिस्टेंट कमिश्नर के, या आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑफिसेज है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे साथ ही साथ याद रखने हैं। और जो आपका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में, तो ये आपका किसका, ये कमिश्नर का ऑफिस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है आर्टिकल 371 के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर इनके सब आर्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखो 371 ए की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आपका है नागालैंड से रिलेटेड, ना कि असम से। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो किया है यहाँ पे गलत होने वाला है, और ये आपका गलत है। ये आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था नागालैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 371 सी को यहाँ पे आपको बता रखा है मणिपुर, तो यहाँ पे ये तो करेक्ट हो गया। 371 एच आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता है, ये भी करेक्ट है। और 371 आपका यहाँ पे स्पेशल स्टेटस देता है यहाँ पे सिक्किम को, तो ये भी एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो जो यहाँ पे नहीं दे रखा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जो आपका यहाँ पे आसाम से रिलेटेड है ना, वो आपका होने वाला है 371 बी। ठीक है, सी आपको यहाँ पे दे दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 371 डी की। तो 371 डी में आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, तो दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे तेलंगाना भी आपका यहाँ पे 371 डी में है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे चलो मैं वापस लिख दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो तेलंगाना और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आपके 371 डी में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर वहीं उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 371 ई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, फिर ई के बाद आपको मिलता है एफ, जो कि आपका है यहाँ पे सिक्किम से रिलेटेड। एफ के बाद आपका आता है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे जी किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है मिजोरम से। ठीक, तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी के बाद एच आपको यहाँ पे दे ही रखा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 371 आई अगर आपसे पूछता है तो वो आपका होता है यहाँ पे गोवा से।
और 371 जे अगर आपसे पूछता है तो वो आपका होता है यहाँ पे कर्नाटका से। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपका पूरा 371 आर्टिकल है। तो इसके जो सब पार्ट्स है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 371 बी किससे है, 371 ई किससे रिलेटेड है, किसको वो स्पेशल स्टेटस देता है, कौन से स्टेट को देता है। तो इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बने हैं और यहाँ पे अभी भी बन सकते हैं। तो 371 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गलत था आपका था 371 ए, क्योंकि वो असम से रिलेटेड नहीं है, नागालैंड से रिलेटेड है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि रॉन्ग आपसे पूछा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी ने बेसिकली यहाँ पे बनाया, और ये आपका यहाँ पे PYQ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर रखा है। तो सन टेम्पल आपका यहाँ पे कोणार्क जो है यहाँ पे वो बनाया आपके यहाँ पे गंगा डायनेस्टी ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ बतानी थी। तो ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको बताना है बेसिकली यहाँ पे शुरू में पहला कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो देखो जो आपका यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये आपका हुआ था 1905 में, ठीक है, 1905। और ये आपका हुआ था कर्जन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपका हुआ था यहाँ पे कर्जन के टाइम पे। आप लॉर्ड लॉर्ड आप लगा लेना, ठीक है, मैं तो यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पे सेकंड आपका यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट, ये आपका हुआ था यहाँ पे 1922 में, ठीक। और ये किसके टाइम पे हुआ था, ये आपका हुआ था यहाँ पे जो यहाँ पे रीडिंग था, ठीक है। तो उसके टाइम पे आपका यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो आपका नेक्स्ट है वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी 1930 में हुई थी, ठीक है। और इस टाइम पे कौन था यहाँ पे, वो था आपका यहाँ पे इरविन, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होने वाला है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे पहला ही आपको यहाँ पे दे रखा है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और खासकर गांधीयन एरा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सा था, खेड़ा मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। और मॉडर्न हिस्ट्री में ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गांधीयन एरा से, ठीक। या फिर आपके जो सोशल मूवमेंट्स हुए थे, सोशल रिफॉर्म्स जो हुए थे, उनसे आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से करके जानी है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 1 2 एंड 3। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच रूलर इशूड द कॉइन रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे रुपी कॉइन जो यहाँ पे वो किसने इशू किया था फर्स्ट टाइम, तो आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं उनके बारे में। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे वो फाउंडर है यहाँ पे किसके, मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी के। और इन्होंने किसको हराया था, यहाँ पे धननंदा को हराया था, नंदा डायनेस्टी को यहाँ पे डिफीट किया था। उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे रूलर बने थे। और ये किसके हेल्प से किया था, ये इन्होंने किया था यहाँ पे चाणक्य के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इन्होंने फिर लेटर ऑन जैनिज्म को फॉलो किया था, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे बोल सकते हो ये पैटर्नाइजर थे आपके किसके, जैनिज्म के, मतलब जैनिज्म को फॉलो करते थे और उसको यहाँ पे बढ़ावा देते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो पता होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज जो इनके बारे में जो पता होना चाहिए कि यहाँ पे पहले रूलर थे जिन्होंने अपना एम्पायर विध्यान के मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपके विध्यान रेंजेस है उसके दूसरे तरफ यहाँ पे अपने एम्पायर को फैलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक है, यहाँ पे आपको पता है दिल्ली सल्तनत से आपको यहाँ पे आती है तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे इजी तरीके से बताया भी था, आपको यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो आपके जो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जितनी भी यहाँ पे डायनेस्टी है। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो यहाँ पे साउथ कोरिया टू श्रीलंका वाले ट्रिक से, ठीक है। तो साउथ कोरिया टू श्रीलंका में आप कैसे याद रखोगे, जैसे स्लेव हो गई आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इजी रहेगा यहाँ पे वापस समझने के लिए। तो साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है। तो मैं श्रीलंका को SL लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो साउथ यहाँ पे पहले वाले से यहाँ पे क्या आ गया, ये तो आपके यहाँ पे आ गई स्लेव डायनेस्टी। फिर के से आपकी यहाँ पे आ गई खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टी से तो आ गई यहाँ पे आपकी तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होगा, तो वो आपके किससे थे यहाँ पे, वो था आपका यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी से। उसके बाद जो आपका यहाँ पे सेकंड है आपका एस है, वो आपका है यहाँ पे सैयद डायनेस्टी का, ठीक है। और लास्ट आपकी थी यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, और ये आपको इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अरेंज करो। और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे फर्स्ट फीमेल रूलर कौन सी थी, तो वो थी आपकी यहाँ पे रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो यहाँ पे इसने बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे दिए थे। आप बोल सकते हो यहाँ पे बहुत सारा टैक्सेशन इसने यहाँ पे अपने टाइम पे बढ़ाया था। जैसे हाउस टैक्स था आपका यहाँ पे घरी करके,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख भी दे रहा हूँ। तो घर ही आपका एक हाउस टैक्स था। फिर चारा ही जो यहाँ पे आपका था, यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक पेस्चर टैक्स था, मतलब यहाँ पे जो आप चारा वगैरह खिलाते हो ना, उस चीज़ के लिए आपका यहाँ पे ये टैक्स था। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसी के टाइम पे इब्ने बतूता बेसिकली आपका यहाँ पे आया था, जो कि क्या था, एक मोरक्कन ट्रैवलर था। ठीक है, और इसी के कहने पे आपका जो यहाँ पे इब्ने बतूता यहाँ पे चाइना भी गया था एज अ एम्बेसडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इब्ने बतूता ने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था यहाँ पे रिहाला। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 तो आपका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आंसर होता तो मैं आपको ये चीज़ बता चुका होता। ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या था उसके बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब तक मैं आपको बता चुका होता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेरशाह सूरी की। ठीक है, तो शेरशाह सूरी आपका यहाँ पे, ये आपका सुर डायनेस्टी आप बोल सकते हो, या फिर सुर एम्पायर का यहाँ पे फाउंडर था। ठीक है, सुर एम्पायर का ये फाउंडर था। और एक चीज़ और याद रख लेना यहाँ पे साथ साथ, कि जो आपका यहाँ पे सुर आपका एम्पायर है, ये आपका एक अफ़गान एम्पायर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा एम्पायर था, ये आपका अफ़गान एम्पायर था, और ये आपका सेकंड अफ़गान एम्पायर था आफ्टर लोडीज़। ठीक है, तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि इंडिया पे सबसे पहला अफ़गान एम्पायर कौन-सा था जिसने रूल किया था, वो था आपका यहाँ पे लोडीज़, जो आपके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आपने यहाँ पे देखा था। उसके बाद यहाँ पे आया था शेरशाह सूरी, जिसकी यहाँ पे सुर डायनेस्टी या फिर सुर एम्पायर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यही आपका यहाँ पे रूलर है जिसने यहाँ पे रुपी कॉइन को इशू किया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, शेरशाह सूरी। तो यही आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, जो कि यहाँ का इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अकबर के बारे में, तो यहाँ पे देखो अकबर के बारे में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मनसबदारी सिस्टम सुना होगा, जहाँ पे आप रैंक्स वगैरह देते हो अपने ऑफिशियल्स को, तो वो आपने यहाँ पे सुना होगा। फिर इसी ने यहाँ पे जो आपका जिजिया टैक्स था, यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जो यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था, जिसका नाम था यहाँ पे जिजिया टैक्स, तो उसको यहाँ पे उसने अबॉलिश किया था। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करी थी यहाँ पे, जो आपको पता होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में आपको पता होगा, जो यहाँ पे महाराणा प्रताप के साथ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो जिसके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे तो आपका आंसर होने वाला है शेरशाह सूरी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फॉरगेटन एम्पायर। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, आपकी एक टाइप की आपके यहाँ पे बुक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो ये बुक है यहाँ पे वो कौन से एम्पायर के ऊपर यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यहाँ पे ये बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पे ये लिखी है रॉबर्ट स्विवल ने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है वैसे तो यहाँ पे ये आपकी लिखी गई है रॉबर्ट स्विवल के द्वारा, और ये आपका यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के ऊपर। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने लिखा है यहाँ पे कंप्लीट साउथ, आपके यहाँ पे जो साउथ इंडियन एम्पायर्स थे उसमें से जो आपका यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था उसके ऊपर ये कंप्लीट बुक आपकी यहाँ पे लिखी गई है। और ये आपके यहाँ पे एक हिस्टोरियन ही है जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट स्विल, जिन्होंने यहाँ पे ये बुक लिखी है फॉरगेटन एम्पायर। तो यहाँ पे देखो 3 फैक्ट आपको यहाँ पे पता चल गए कि यह फॉरगेटन एम्पायर यहाँ पे किसने लिखी है, किस पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे डायनेस्टी से, मतलब कौन से एम्पायर से यहाँ पे रिलेटेड है, और यहाँ पे ये क्या चीज़ बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे पता होने चलना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है। ये एक बुक है जिसको यहाँ पे रॉबर्ट स्वेल ने लिखा है, और यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। नाउ इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेंसेक्स 2011 के बारे में, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे हम जब हमने यहाँ पे PYQs किए थे, कि आपका जो सेंसेक्स है 2011 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। और इसके बारे में आपको यहाँ पे करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है यहाँ पे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा CDS एग्जाम में सेंसेक्स 2011 के ऊपर। ठीक है, तो देखो हमेशा हम यहाँ पे जब बात करते हैं सेंसेक्स की, तो यहाँ पे उसके फैक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे डायरेक्टली फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं वैसे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सा यहाँ पे करेक्ट और कौन सी गलत है। तो पहला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्स रेशियो वॉज 940 फीमेल्स टू 1000 मेल। ठीक है, अब इसका यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे कि हर 1000 मेल्स पे आपके यहाँ पे उस कंट्री, मतलब यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे 2011 में यहाँ पे 940 आपकी यहाँ पे फीमेल्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे, तो ये तो आपका आंसर होने नहीं वाला है, क्योंकि आपसे यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है। अब अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज। तो अब ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, और यही आपका यहाँ पे आंसर है बेसिकली, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे कहाँ पे रहती थी, वो आपकी रहती थी यहाँ पे अर्बन एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अर्बन और रूरल एरिया की, तो यहाँ पे देखो रूरल एरिया में आपके यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती थी, तो ये अराउंड थी 31.2%। और वहीं पे बची हुई जो आपकी है 68.8%, ये आपकी रहती थी यहाँ पे अर्बन एरिया में। अब देखो जब भी यहाँ पे बात होती है ना सेंसेक्स 2011 की, तो आपको फैक्ट्स के साथ साथ आपको जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं,
जैसे 940 से 1000 या फिर 68.8%। तो ये सब आपको जो वैल्यूज़ है ना, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि लोएस्ट सेक्स रेशियो वाज ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर आपसे पूछता हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपका है यहाँ पे केरला का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ कि हाईएस्ट आपका होने वाला है केरला का और लोएस्ट आपका यहाँ पे हरियाणा का, तो ये भी एकदम करेक्ट है। फिर आपसे बोल रहा है कि हाईली डेंस आपकी यहाँ पे जो स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे ये डेंस है। ठीक है, तो हाईली डेंस आपकी जो यहाँ पे स्टेट है वो आपकी होने वाली है बिहार, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी है यहाँ पे। और अगर आपसे ये यूटी में पूछता, तो यूटी में आपका हो जाता है यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लिटरेट आपकी कौन सी स्टेट है, वो आपका यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे उसका आंसर केरला। ठीक है, हम हर एक को यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे केरला आपकी यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो हमारी हाईली डेंस यूटी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट अगर आपसे पूछी जाती है तो वो आपकी कौन सी होने वाली है, यूपी होने वाली है। और लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी अगर पूछता है यहाँ पे, तो वो आपकी है यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो है आपकी यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इसके बारे में फैक्ट्स और साथ ही साथ जो इनके नंबर्स है, ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे करके जाने। इसको आप स्टार मार्क कर लो कि सेंसेक्स 2011 से आपको यहाँ पे पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ पे कौन सा आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे लाइबिलिटी का। ठीक है, तो लाइबिलिटीज का यहाँ पे कौन सा आपका बेसिकली एग्जाम्पल है, तो ये आपका आंसर होने वाला है लोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी होता क्या है, लाइबिलिटी मतलब होता है यहाँ पे जो चीज़ आपके पास है पर वो आपकी नहीं है, किसी दूसरे की है। जैसे यहाँ पे लोन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वो आपको बैंक ने दिया है जिसको आपको आगे जाके आपको वापस करना ही है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पे दूसरे की है, जिसने आपको दे रखी है, पर आपको यहाँ पे वो आगे जाके उसको देनी ही है। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है। तो लोन्स आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस केस में वहीं पे अगर हम बात करते हैं कार, हाउस, बिजनेस, बिल्डिंग, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं एसेट्स। ठीक है, जिसको आप ओन करते हो। ठीक है, मान लो आपका यहाँ पे कोई बिजनेस है, आपके यहाँ पे कोई बिल्डिंग है उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे आप उसको ओन कर रहे हो, ये आपका क्या है, एक एसेट है। ठीक है, एसेट मतलब होगा कि अगर आप उसको बेचोगे तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा रुपए आपको मिल सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आपकी कार, हाउस, ठीक है, बिजनेस, बिल्डिंग, ये सब क्या आपके यहाँ पे एक एसेट है। अब देखो लाइबिलिटी ना दो टाइप की होती है यहाँ पे। अब मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के वीडियोस में करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है, तो यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे दे रखा है मैंने। उसी सेम प्लेलिस्ट में आपको सीडीएस के पिछले 5 साल के जितने हमने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो हमने हर एक सब्जेक्ट के कर रखे हैं। उसमें आप इकोनॉमिक्स आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको हर एक मैंने समझा रखा है। पहले आपको मैंने टॉपिक समझाया, उसके बाद हमने यहाँ पे PYQs करे उसके बाद। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे टर्म्स भी पता होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। अगर आपने यहाँ पे हमारे PYQs वीडियोज़ अगर आपने देखे इकोनॉमिक्स के मेरे, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज़ के दो टाइप होते हैं आपके, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे एक तो होती है आपकी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी और एक आपकी होती है यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक, अब देखो जो हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की, तो ये आपका बेसिकली होता है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। ठीक है, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है वो सब आपकी आती है यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी की, तो ये आपकी होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का हमें टाइम पीरियड बेसिकली मिलता है पे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि 1 साल से ज़्यादा का हमें टाइम पीरियड मिलता है यहाँ पे करने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है। जैसे यहाँ पे कोई आपने लोन ले लिया 1 साल से ज़्यादा का, या फिर कोई आपने कोई चीज़ लीज पे ले रखी है 1 साल से ज़्यादा, तो ये सब आपकी यहाँ पे किस में आएंगी, आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएंगी। वहीं पे आपकी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में क्या आएंगी, कोई भी आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, ठीक है, या फिर आपने कोई इनकम टैक्स का अगर हम बात करते हैं, तो इनकम टैक्स भी आपका यहाँ पे क्या होता है, एक लाइबिलिटी में आता है और वो करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। फिर वहीं पे आपने देखा होगा इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, या फिर इनकम हो गई। ठीक है, अब इनकम बेसिकली आप यहाँ पे देखते होगे कि आपको कब इनकम मिलती है, जब भी आपका यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो आप तो काम तो शुरू से कर रहे हो, फर्स्ट मंथ से 30 मतलब फर्स्ट डेट से 31 या 30th डे तक आप कर रहे हो काम, पर आपको पेमेंट मिलती है मंथ के आखिरी डेट पे। ठीक है, मतलब इसका क्या है, यहाँ पे वो जब तक आप काम कर रहे हो ना, वेजेस जो आपका यहाँ पे वो कंपनी के लिए वो क्या एक लाइबिलिटी है जिसको वो देना ही है आपको। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे आपका लाइबिलिटी का एग्जांपल कौन सा था, यहाँ पे था आपका लोन। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट अफेयर के मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वुमेन कौन है यहाँ पे जो अभी चीफ बनी है CISF की। ठीक है, अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे नीना सिंह। अब देखो बाकी भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में कमला
सोहिनी, तो ये आपकी क्या थी, ये फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट थी आपकी कौन सी, तो यहाँ पे ये थी आपकी कमला सोहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड ना वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एफकेट एग्जाम्स में, पर यहाँ पे क्योंकि अभी ये करंट अफेयर की न्यूज़ है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मैंने दे रखे इसलिए आपको ये भी समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विमल सूद की, तो ये आपकी थी फर्स्ट डेंटिस्ट। ठीक है, फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट कौन थी, यहाँ पे वो थी आपकी यहाँ पे विमल सूद। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आशा पूर्ण देवी की, तो आशा पूर्ण देवी कौन थी, यहाँ पे वो थी आपकी जो फर्स्ट फीमेल थी जिनको यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल थी हु वॉन ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बोला कि ये एफकैट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड फीमेल्स वाले क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि अभी ये करंट अफेयर की न्यूज़ है यहाँ पे कि फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ ऑफ CISF, तो आपसे हो सकता है यहाँ पे CDS में पूछ ले और ऑप्शंस में आपको यहाँ पे कोई अलग नाम दे दे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पर क्वेश्चन ये आ सकता है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सेट में आपको यहाँ पे करा दिया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में नई स्पीशीज यहाँ पे फाउंड हुई है इगुआना की, तो आपको ये बताने कि कौन सी कंट्री में आपकी यहाँ पे ये फाउंड हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है चाइना में। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चाइना आपको बस पता होना चाहिए, ज़्यादा इस पर समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि इगुआना आपका यहाँ पे रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, जिसको यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे PYQ जब हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे तो हमने यहाँ पे ये सब अच्छे से डिस्कस भी किया था। ठीक, तो ये आपका ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आपका आता है रेप्टाइल में। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना है कि इगुआना आपके कौन सी कैटेगरी में आता है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आता है रेप्टाइल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं उसका यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक, अब इसके बाद हमारे यहाँ पे 5 पार्ट और आएंगे, आपको यहाँ पे सब करने हैं। ठीक है, और आपको साथ साथ आप यहाँ पे आपके कितना स्कोर बन रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाने पे, तो आप वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी आके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, अगर आप यहाँ पे डाउट नहीं पूछ पा रहे हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट पूछ सकते हो, दोनों यहाँ पे आप ही के लिए है। तो आपको जहाँ पे आपको कंफर्ट लगे वहाँ पे आके आप यहाँ पे डाउट पूछ लेना। ठीक है, अब लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे हेल्प मिल जाए उनकी प्रिपरेशन में भी। और क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा हो सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस करो और रिवाइज़ करो। ठीक है, रिवाइज़ एंड प्रैक्टिस आपके लिए अभी सबसे ऊपर यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ PYQs लगाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2। तो तब तक के लिए यहाँ पे ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो जय हिंद।